अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज से हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री को दो मेजर पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपके पास चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक इस सेकेंड ईयर की किताब में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है और चैप्टर 6 से ऑनवर्ड्स आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। एक चैप्टर आपके पास है बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड और दूसरा चैप्टर आपका जो आखिरी चैप्टर है दैट इज फ्रॉम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इस तरीके से आपके पास सेकेंडरी केमिस्ट्री की किताब की डिवीजन हुई हुई है। तो हम पहले चैप्टर 1 आपके पास आज हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 1 में आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको इस चैप्टर में डिस्कस करवाया है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से पहले आपको पीरियोडिक टेबल आपके जहन में होना चाहिए। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल आज इस वक्त मौजूद है और आज से 100-200 साल पहले अगर हम देखें तो क्या हमारे पास सिनेरियोज थे, वो तमाम चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस हमने करनी है। अब हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमारे पास मकसद क्या है क्लासिफिकेशन को करने का। तो हम हमेशा चाहते हैं कि एक जैसी चीज़ें एक तरफ हो जाएं और जो ज़रा सी भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो दूसरी तरफ हो जाए। तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं हम चाहते थे उनको इस तरीके से ग्रुपिंग कर दें कि आपके पास जिसमें रिजेम्बलेंस है वो तमाम एक जगह आ जाएं, सेपरेट ग्रुप उनका बन जाए, और जो डिफ़र कर रहे हैं एक दूसरे से वो भी अलग हो जाएं। तो सबसे अच्छी क्लासिफिकेशन कौन सी होती है? जब हमारे पास तमाम एलिमेंट्स जो एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे हैं, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अगर रिजेंबल कर रही हैं तो हम उन्हें एक जगह रख दें, और जो डिफ़र कर रहे हैं और उन तमाम डिफरेंसेस की वजह से हम सारी क्लासिफिकेशन कर देते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन हम करते रहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में आम तौर पे भी करते रहते हैं बहुत सारी चीज़ों में। जैसे आपको कोई चीज़ नहीं पसंद, आपने क्लासिफाई कर दिया कि उस काम को आपने बहुत कम करना है, और जो आपको काम पसंद है आप उसे क्लासिफाई कर देते हैं कि आप उसे बार बार भी अगर मौका मिले तो कर सकते हैं। तो आपके पास इसी तरीके से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की गई थी। तो अब हम चलते हैं हिस्ट्री की तरफ कि आपके पास कहाँ से ये मामला शुरू हुए थे। तो सबसे पहले डॉबनर साहब थे एक साइंटिस्ट। 1829 में इन्होंने अपना एक लॉ पेश किया था। उस लॉ में इन्होंने अपना नाम दिया था लॉ ऑफ ट्राइड। अब ये लॉ ऑफ ट्राइड क्या है, डॉबनर साहब ने क्या कहा? तो सबसे पहले उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब आपके पास एटॉमिक मास को यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया था, पूरी दुनिया में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था और सब एक यूनिफॉर्म एटॉमिक मास को एक्सेप्ट कर रहे थे। तो उसके बाद एटॉमिक मास और उनके रिलेशन बिटवीन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, जितनी भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है उनको हम रिलेट कर रहे थे एटॉमिक मासेस से, ताकि एक हमारी जर्नल क्लासिफिकेशन बन जाए। तो उस वक्त आपके डॉबनर साहब ने ये डिस्कवर किया था कि कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें से उन्होंने 3 ग्रुप ऑफ एलिमेंट बना के दिया था, 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना के दिया था और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपस में रिलेट कर रही थी। तो उन्होंने एक लॉ दिया कि आपके पास जो एटॉमिक मासेस हैं या तो वो बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी कि उनके डिफरेंसेस बहुत कम हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एटॉमिक मासेस हैं, जैसे ये आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनके एटॉमिक मासेस बहुत क्लोज हैं। और इन्होंने ये कहा था कि अगर हम 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाते हैं तो जो उसमें आपके पास मिडल एलिमेंट होगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। यानी कि आपके पास अगर 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को आप अर्थमेटिक मीन ले लें, आपके पास मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाएगा। तो ये जो 3 एलिमेंट्स के ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ ये बेसिकली डॉबनर्स ट्राइड कहलाते हैं, इसको ट्राइड भी इन्होंने कहा था। और ये जो पूरा लॉ अभी हमने डिस्कस किया कि आपके या तो एटॉमिक मासेस नियरली इक्वल होंगे, उनके जो एटॉमिक मासेस हैं दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, या उनके जो एटॉमिक मासेस हैं मिडल एलिमेंट का दैट विल बी इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। ये था डॉबनर्स लॉ ऑफ ट्राइड। अब ट्राइड्स इन्होंने जो पेश किए थे कुछ इस तरीके से, यहाँ एक टेबल आपको बना के दिया, जैसे सोडियम और आपके पास लिथियम, पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट्स हैं। लिथियम पहले आता है, सोडियम मिडल एलिमेंट है और लास्ट एलिमेंट उस ट्राइड का पोटेशियम है। अगर आप लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मासेस का अर्थमेटिक मीन ले लें तो आपके पास सोडियम का एटॉमिक मास आ जाता है। ये अप्रॉक्सीमेशन है, ये इक्वल नहीं है, एग्जैक्टली सेम वैल्यू नहीं देता। इसी तरीके से आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का एक ट्राइड है। इनके जो एटॉमिक मासेस हैं, अगर आप इनका एटॉमिक मास निकालना चाह रहे हैं मिडल एलिमेंट का दैट इज़ ब्रोमीन, तो उसका यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हिज लॉ आपके पास आंसर 81 आ रहा है, क्योंकि यहाँ अप्रॉक्सीमेशन की बात हो रही है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती। तो ये लॉ एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन ये कोई सॉलिड लॉ नहीं था, इस पे साइंटिस्ट मजीद काम कर रहे थे। इसी तरीके से आपको तीसरी एग्जांपल दी है। आपके पास ये डॉबनर्स ट्राइड के बाद दूसरे एक साइंटिस्ट से, न्यूलैंड्स उनका नाम था,
तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आपके पास इसके बाद एक लॉ आया। जैसे ही आपके पास डॉर्नर लॉ को मॉडिफाई किया गया, उसमें चेंजेस की गई, तो आपके पास न्यूलैंड थे, उन्होंने इस लॉ अपने एक लॉ को बना के पेश किया था जिसको उन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब न्यूलैंड साहब ने क्या किया था, ये आपके पास इस साल इस ड्यूरेशन में इनका लॉ आया था। इन्होंने कहा कि आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर उन्हें अरेंज कर दिया जाए असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू देयर एटॉमिक वेट्स को हम एटॉमिक मासेस भी कहते हैं, तो उन्होंने देखा कि आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं एवरी एट्थ एलिमेंट वर सिमिलर, यानी कि उन्होंने आपके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के थ्रू एलिमेंट्स को अरेंज किया। यहाँ पर ये एग्जांपल आपको दी हुई है। इसके मुताबिक इन्होंने कहा कि अगर मैं इसको फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करूँ तो आफ्टर एट्थ एलिमेंट जो मेरे पास आएगा, यहाँ पर सोडियम इज़ द एट्थ एलिमेंट, तो आपके फर्स्ट और उस एट्थ एलिमेंट का प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। इसी तरीके से अगर मैं कार्बन को फर्स्ट कंसीडर कर रहा हूँ तो जब मैं काउंट करूँगा एट्थ एलिमेंट मेरे पास सिलिकॉन का आएगा, तो आपके पास कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम होती हैं। तो इस रेगुलरिटीज़ को इन्होंने कहा कि लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये जो रेगुलरिटीज़ आ रही थी एलिमेंट्स की, इस चीज़ को इन्होंने कह दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव। और इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स उस वक्त मौजूद थे उस लिहाज से उनको अरेंज कर दिया। उस ज़माने में बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि एलिमेंट्स और भी एग्जिस्ट करते हैं, तो जितने मौजूद थे उतने एलिमेंट्स को इन्होंने अपने लिहाज से, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स के लिहाज से अरेंज कर दिया था। अब इनका लॉ आया तो डॉर्नर ट्रायड्स के बाद था, लेकिन इस लॉ में भी कुछ फ़ायदे थे, कुछ नुकसान थे, कुछ एडवांटेजेस थे, वो पहले डिस्कस करते हैं। आपके पास ये लॉ बताता है कि आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़, यानी कि आपने अपने एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया इनटू ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़। तो पहला एडवांटेज ये था कि आपके सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स सारे एक जगह क्लासीफाई हो गए। दूसरा, इस लॉ से ये हमें पता चला कि हम अपने एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं। तो हमें ये फ़ायदा हो गया कि हमने सारे एलिमेंट्स को इनटू कैटेगरी वाइज टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया था। ये तो इसके एडवांटेजेस थे। एक दो डिसएडवांटेजेस ये भी थे कि आपके पास जो पीरियोडिक अरेंजमेंट की थी एलिमेंट्स की, इसके अंदर नोबल गैसेस इंक्लूड नहीं की गई थी। इसके अलावा जितने भी हैवियर एलिमेंट्स थे वो भी अकोमोडेट नहीं किए गए थे इनके टेबल में। अब नोबल गैसेस इसलिए नहीं हमने यहाँ पर रखी क्योंकि उस वक्त वो डिस्कवर नहीं हुई थी। तो ये कुछ सारी बातें थीं जिसकी वजह से न्यूलैंड के डिसएडवांटेजेस भी थे और इस क्लासिफिकेशन के लिए फर्दर नीड थी स्टडी की, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे काम भी किया। अब जिस दौर में न्यूलैंड ने अपना लॉ पेश किया था उसी दौर में आपके पास एक और साइंटिस्ट थे, लॉथर मेयर। इन्होंने भी अपनी क्लासिफिकेशन दी थी उसी सेम ईयर में। इस वजह से उनकी जो क्लासिफिकेशन है उसको ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिली, लेकिन इनकी भी क्लासिफिकेशन में बहुत सारा काम इन्होंने किया था। इन्होंने क्या किया, एक इनकम्प्लीट पीरियोडिक टेबल दिया था और उन्होंने उसमें 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया था इनटू ग्रुप्स फ्रॉम 1 to 8। मजीद उन्होंने केमिकल पीरियोडिसिटी के कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए लॉथर मेयर साहब ने ये बताया कि आपके पास कुछ वैल्यूज़ जैसे कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जिनमें से एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट्स मौजूद हैं, इन्होंने अपने एक ग्राफ प्लॉट किया जिसमें एटॉमिक वॉल्यूम्स वर्सेस एटॉमिक वेट थे, यानी कि आपके पास वॉल्यूम वर्सेस मास था। और फिर उन्होंने डिफरेंट रिजल्ट्स ऑब्टेन किए, डिफरेंट कर्व्स ऑब्टेन किए। अब केमिकल पीरियोडिसिटी का मतलब, पीरियोडिसिटी हम कहते हैं वो प्रॉपर्टीज़ जो एक सर्टेन टाइम के बाद दोबारा रिपीट हो रही हो। अब केमिकल पीरियोडिसिटी का मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक सर्टेन टाइम के बाद अगर रिपीट हो रही हैं तो हम उसे केमिकल पीरियोडिसिटी कहेंगे। अब जो उन्होंने प्लॉट किया था ग्राफ एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट्स, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम सिमिलर पोजीशन में ऑक्यूपाई कर रहे हैं कर्व के अंदर। जैसे कि अल्कली मेटल्स, जितने भी अल्कली मेटल्स हैं ये पीक ऑफ द कर्व पे मौजूद थे। और जो हेलोजेंस हैं ग्रुप 7A के एलिमेंट्स, और इस तरह के एलिमेंट्स जो एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, इस तरह के एलिमेंट्स ये अकर कर रहे थे असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व में, यानी कि आपका जो कर्व बढ़ रहा है। अब हम कर्व की तरफ चलते हैं। आपके पास ये एक कर्व इनका आया था एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट्स। आपके पास यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के मुताबिक, इनके पीरियोडिक टेबल के मुताबिक जितने भी अल्कली मेटल्स हैं दे अचीव द हाईएस्ट पीक ऑफ द कर्व, और उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स जो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं या हैलोजेंस हैं वो असेंडिंग पोजीशन पे मौजूद थे। तो ये इनकी क्लासिफिकेशन थी जिसमें इन्होंने 56 एलिमेंट्स को इंक्लूड किया था। लेकिन इनकी क्लासिफिकेशन ज़्यादा अरसे रिकग्नाइज नहीं हुई, ये प्रॉपर अटेंशन रिसीव नहीं कर सकी थी बिकॉज ऑफ टू मेन रीजंस।
फर्स्ट वन वाज कि आपके पास जो मेयर का पीरियोडिक टेबल था दैट वाज इनकम्प्लीट एज कम्पेयर टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये आपके पास उसी सेम ईयर पब्लिश हुआ था जिस वक्त आपका मेयर पीरियोडिक टेबल आया था। जैसे ही आपके पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के मुताबिक चीज़ें आई, उसी लिहाज से मेंडलीव साहब ने अपने पीरियोडिक टेबल में चेंजेस करके वो पेश कर दिया। लेकिन आपके जो लॉथर मेयर साहब थे, इन्होंने उसी साल पब्लिश किया था अपना पीरियोडिक टेबल। ऑल्दो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सही थी, लेकिन उसमें प्रॉपर अटेंशन इसलिए नहीं मिल सकी क्योंकि आपके पास जो मेंडलीव साहब थे, उनकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उनका पीरियोडिक टेबल ज़्यादा बेहतर था। अब उन्होंने 56 एलिमेंट्स का एक पीरियोडिक टेबल बनाया था। इन्होंने उसके अलावा भी प्रिडिक्शंस डाल दी थी, जो एलिमेंट्स अभी उस वक्त डिस्कवर नहीं भी हुए थे, वो एलिमेंट्स की भी प्रिडिक्शन ये अपने क्लासिफिकेशन में कर चुके थे। और दूसरा रीज़न ये था कि मेयर क्लासिफिकेशन में बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम, मेलिएबिलिटी, ब्रिटलनेस, इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर, जो आपके रिलेट कर रहे थे एटॉमिक वेट से, वो सारे एक कोई ख़ास लॉजिकल या एम्पेरिकल बेसिस में क्लासिफिकेशन नहीं थी। लॉजिकल तो हम सबको पता है कि कोई लॉजिक नहीं है, एम्पेरिकल का मतलब जिस पे कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हो सकी, जिसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे उनकी क्लासिफिकेशन हुई थी। एंड एज कम्पेयर टू मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, आपकी इंटायरली बेस्ड पीरियोडिक लॉ पे ये क्लासिफिकेशन बेस्ड थी। तो यहाँ पर सॉलिड ग्राउंड्स मेंडलीव साहब के पास से लॉथर मेयर की क्लासिफिकेशन ठीक थी, सही थी, बुरी नहीं थी। लेकिन उनके मसला ये था कि उनके जो अटेंशन प्रॉपर मिलनी चाहिए थी, वो मेंडलीव ने अपनी क्लासिफिकेशन की वजह से उनकी अटेंशन रिड्यूस कर दी। वरना अगर मेंडलीव साहब थोड़े अरसे बाद अपनी क्लासिफिकेशन निकालते तो हो सकता था कि लॉथर मेयर साहब की क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर होती, बहुत ज़्यादा अटेंशन क्रिएट करती और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन होती। लेकिन खैर, अब आपके पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आ गया, अब हम उसको स्टडी करेंगे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपके पास उसी साल आया था 1869 में, जिस साल पे आपके लॉथर मेयर साहब ने अपनी क्लासिफिकेशन को एंड किया था। और इनकी जो क्लासिफिकेशन थी दैट वाज एंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो आपके पास डिस्कवर किए गए थे एम्पेरिकली। और इन एम्पेरिकल लॉज को आप कहते हैं पीरियोडिक लॉज। एम्पेरिकल का दोबारा मतलब समझा रहा हूँ, वो आपके पास काम जो एक्सपेरिमेंटली या ट्रायल बेसिस पे किया जा सकता है। और मेंडलीव ने अपना एक लॉ कहा कि आपके पास द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद दोबारा रिपीटिशन होगी, और इसकी बेसिस क्या होंगी? एटॉमिक वेट्स यानी कि एटॉमिक मासेस। ये आपके पास उस ज़माने का मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है जिसमें उन्होंने आपकी क्लासिफिकेशन की थी, एक टेबल बना के दिया था कि कौन कौन से एलिमेंट किस पोजीशन पे आएंगे। तो ये टेबल आपने जस्ट पढ़ना है। यहाँ पर जहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, यहाँ पर इन्होंने प्रिडिक्शन कर दी थी। तो इस वजह से इनका पीरियोडिक टेबल काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गया था उस ज़माने में। अब जिस तरह मैंने पहले कहा, मेंडलीव्स लॉ एक एक्सटेंशन है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की। ये आपके पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को ही एक्सटेंडेड वर्जन करके मेंडलीव साहब ने अपना लॉ बना के दिया था। ऑल्दो उस वक्त कोई फंडामेंटल बेसिस नहीं थे ऑफ द पीरियोडिक लॉ। वजह उसकी थी कि आपके पास लैक ऑफ नॉलेज थी अबाउट व्हाट एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, एटॉमिक नंबर्स। फिर भी ये सारी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आपके पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स थे ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग अननोन एलिमेंट्स हमें पेश आए। और दूसरा, हमने रिलेशन भी इसकी वजह से एक इस्टेब्लिश किए थे बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड एटॉमिक वेट्स। तो मेंडलीव साहब ने जिस दौर में ये पीरियोडिक टेबल बना के दिया था, उस दौर में आपके पास कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक नंबर का तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं उस ज़माने में। तो उस वक्त भी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस उन्होंने कुछ एम्पेरिकल लॉज इस्टेब्लिश किए थे, कुछ पीरियोडिक लॉज इस्टेब्लिश किए थे। और वो लॉज बहुत ज़्यादा यूजफुल पेश आए थे जब भी हम किसी अननोन एलिमेंट को प्रिडिक्ट कर रहे थे। अब मेंडलीव लॉ की क्लासिफिकेशन में आपके पास जितने भी एलिमेंट उस वक्त नोन थे, वो सारे के सारे अरेंज किए गए थे इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस इन 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिसको इन्होंने पीरियड्स कहा था, और 8 वर्टिकल कॉलम जिसको इन्होंने ग्रुप्स का नाम दिया था। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मुताबिक, मेंडलीव लॉ के मुताबिक, आपके पास जो अरेंजमेंट है दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। लेकिन कुछ जगहों पर हमें ऐसा फील हुआ कि आपके पास मेंडलीव साहब ने अपने ही लॉ से थोड़ा सा डिफर किया। जैसे कि आपके पास उन्होंने आर्गन को प्लेस किया बिफोर पोटेशियम। अगर एटॉमिक मास की बेसिस पे रखते तो आर्गन बाद में आना चाहिए था पोटेशियम के, लेकिन उन्होंने पहले रखा पोटेशियम के। एटॉमिक मास को इन्होंने यहाँ पर नहीं देखा। इसी तरीके से आपके पास टेलरियम है और एक आपके पास आयोडीन है। इन दोनों के एटॉमिक मासेस में डिफरेंस है, लेकिन पहले ये एलिमेंट रखा और बाद में ये एलिमेंट रखा।
तो कुछ जगहों पर इन्होंने अपनी ही क्लासिफिकेशन से डिफ़र किया। अब वजह क्या थी ये सब करने की? वजह उसकी सिंपल सी थी कि आपके पास क्लासिफिकेशन जो थी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी, यानी कि आपको वो तमाम एलिमेंट्स एक साथ रखने थे जो प्रॉपर्टीज़ में रिजेंबल कर रहे थे और आपके पास जो डिफ़र कर रहे थे उनको सेपरेट करना था। तो क्योंकि आपके पास इनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर थी अबव एलिमेंट से एक ग्रुप के लिहाज से, तो उन्होंने उसी ग्रुप में उन एलिमेंट्स को रखा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। फर्दर मैंडलीव पीरियोडिक टेबल में मैंडलीव साहब ने कुछ गैप्स रखे थे अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर उन एलिमेंट्स के लिए जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे या जो डिस्कवर हो गए थे उनके बारे में हमें इतना पता नहीं था। तो उन तमाम एलिमेंट्स की उन्होंने प्रिडिक्शन की थी और उनका नाम रखा था ईका बोरॉन या ईका एल्यूमिनियम, यानी कि जिसकी बोरॉन जैसी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं उसका नाम ईका बोरॉन रख दिया। ईका वन को कहते हैं, उस ज़बान में वन यहाँ पर बेसिकली मकसद था, या फर्स्ट इसको भी कहा जाता है। तो आपके पास ईका सिलिकॉन यानी कि फर्स्ट सिलिकॉन, सिलिकॉन से सिमिलर प्रॉपर्टी रखने वाला एलिमेंट। तो उस वक्त जो डिस्कवर नहीं हुए थे उनका नाम उन्होंने इस तरीके से रखा था और उनके पहले से ही एटॉमिक वेट्स और उनकी प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की जो अनडिस्कवर एलिमेंट थे प्रेडिक्ट कर दी थी। और बाद में इन एलिमेंट्स का नाम उन्होंने स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम रख दिया। उन्हीं की लाइफ स्पैन में आपके पास ये एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे और बाद में वही एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज वही थी जो पहले से प्रेडिक्ट कर दी थी मेंडलीव ने। तो ये आपकी पूरी मेंडलीव क्लासिफिकेशन थी। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी, बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें थी, लेकिन इसमें कुछ डिफेक्ट्स भी थे जो पीछे हमने डिस्कस किए। जैसे इन्होंने अपने ही लॉ को डिफ़र किया और एटॉमिक मासेस को निगलेक्ट कर दिया। तो ये आपके पास थी मेंडलीव क्लासिफिकेशन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसको मोस्ले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने ये आपकी कंट्रीब्यूशन की थी इस लॉ में उनका नाम मोस्ले था। अब मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया था। उन्होंने मज़ीद थोड़ी सी डिस्कवरीज की एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उस पर हमने काम किया। जैसे कि रदरफोर्ड साहब थे, उनका एक्सपेरिमेंट था फॉर द डेविएशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग अ थिन मेटल फॉयल, जिससे हमें पता चला कि आपके पास न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। अब रदरफोर्ड साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, एक आपके पास थिन मेटल फॉयल ली थी, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी और उससे पता चला कि एक एग्जिस्टेंस है पॉजिटिवली डेंस चार्ज न्यूक्लियस की जो कि थिन क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इर्द गिर्द रैप हुआ है। तो ये आपके पास यहाँ से पता चला कि आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह से है। और जब हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया, यानी हमें पता चल गया न्यूक्लियस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट नया आ गया एटॉमिक नंबर का। तो 1913 में मूसले साहब ने अपने एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अपना एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन प्रोड्यूस किया था, पेश किया था। उन्होंने कहा कि आपके पास जो एटॉमिक नंबर है, इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी उनके एटॉमिक नंबर से मानी या निकाली जा सकती है। और इसी बेसिस पे ही सक्सेसफुली रिवील्ड कि आपके पास जो रिलेशन बिटवीन प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक नंबर है एलिमेंट्स का, ये आपके पास एग्जिस्ट करता है और ज़्यादा अथेंटिक रिजल्ट्स देता है। इन्होंने फिर अपने मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया और एक अपना पीरियोडिक लॉ बताया। इन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, नॉट एटॉमिक मासेस। मेंडलीव साहब ने कहा था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, लेकिन मूसले साहब ने उसे करेक्ट करके कहा कि नहीं, एटॉमिक मासेस नहीं, एटॉमिक नंबर के मुताबिक है। अब इस मूसले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। आपके पास ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ये प्रोवाइड करता है लॉजिकल एंड साइंटिफिक ग्राउंड्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इसमें कोई आपके पास प्रिडिक्शन नहीं है, प्रॉपर लॉजिकल और साइंटिफिक रीजंस के मुताबिक आपके ये क्लासिफाई किए गए एलिमेंट्स को। और इसके अलावा ये लॉ जस्टिफाई भी करता है कि जो आपकी पोजीशन गलत रख दी गई थी एलिमेंट्स की मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, उसको किस तरीके से सही किया जा सकता है। प्रॉपर आपके पास जस्टिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लॉ। लेकिन यहाँ पर भी आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है इट वाज नॉट ऑफ मच यूज़, क्योंकि आपके पास जो रिप्रेजेंटेटिव और ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये दोनों एलिमेंट्स आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के। ये आपके पास एक ही सेम ग्रुप में प्लेस किए गए थे बाय डिवाइडिंग इनटू सब ग्रुप्स ए एंड बी। तो आपके पास बाद में जाके इनको ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड किया गया था। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तक आपके पास ये सारी मिक्सिंग हुई हुई थी। बाद में जैसे ही इस पे हमने और काम किया, पीरियोडिक टेबल में और एडवांसमेंट आई, आफ्टर इवन मोस्टली पीरियोडिक टेबल आपके पास जितनी भी एडवांसमेंट आती गई, हमने उसको नाम रख दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का और उसी के अंदर एडवांसमेंट होती गई।
तो जो आपके पास पीरियोडिक लॉज और पीरियोडिक टेबल्स हैं, दीज वर डेवलप्ड एम्पेरिकली, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई इसकी यूज़फुलनेस कम नहीं हुई, बल्कि हमारे पास ये दोनों पीरियोडिक टेबल बहुत फ़ायदे के थे, चाहे वो मेंडलीव हो या मोसले का हो। आपके पास दोनों ने कंट्रीब्यूट किया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की फील्ड में आपके दोनों ही पीरियोडिक टेबल बहुत यूज़फुल थे, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास हम पीरियोडिक लॉ को कंसीडर करें या ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, दोनों हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़फुल थे। अब तक जो हमने पीरियोडिक लॉ पढ़ा वो सारा आपके पास कुछ इस तरीके से था कि आपके पास एम्पेरिकल अप्रोच होनी चाहिए थी टू एक्सप्रेस पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि उस पर कोई आपके पास सॉलिड ग्राउंड्स होने चाहिए थे, सॉलिड रीजंस होने चाहिए थे, आपके पास कोई ट्रायल एरर मेथड होना चाहिए था या एक्सपेरिमेंटल अप्रोच होनी चाहिए थी। तो हमारे पास जो पीरियोडिक लॉ था ओरिजिनली इट वाज फ्रॉम द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर बेसिस, यानी आपके पास जितने भी एलिमेंट्स थे दोज वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर्स, अगर हम मेंडलीव और मूसले पीरियोडिक टेबल्स को देखते हैं। अब यहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट भी हुई थी इन एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, तो आफ्टर दैट डेवलपमेंट आपका जो पीरियोडिक लॉ था इसको बाद में चेंज कर दिया गया था। इसको हमने बाद में इस तरीके से पढ़ना शुरू किया, इस तरीके से बताना शुरू किया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ देयर एटम्स। पहले हम बात कर रहे थे एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मासेस की, अब हमने उस टर्म को चेंज कर दिया, इस टर्म को हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलें या एटॉमिक नंबर बोलें, दोनों एक ही हैं, क्योंकि आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इट वेरीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स इन पीरियोडिक मैनर। तो आपके पास एटॉमिक नंबर भी एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एटॉमिक नंबर बराबर होता है इलेक्ट्रॉन्स के किसी भी एलिमेंट के। तो यहाँ तक हमारे पास पूरी एक हिस्ट्री कंप्लीट हो गई कि कहाँ से हम स्टार्ट किए थे डॉबनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड से और हम एंड कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। तो ये पूरी हिस्ट्री थी जिसको हमने एक तरह से एक जगह पे इकट्ठा कर लिया, समेट लिया, इनक्लोज कर दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि क्लासिफिकेशन एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये आपका पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जब हम चले गए थे, आपके पास फ्रॉम बेसिक डॉबनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड से हम आगे चल गए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। अब हम उसको स्टडी कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले फर्स्ट ईयर का चैप्टर 3 एक दफ़ा पढ़ लें, क्योंकि जब आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्वांटम नंबर क्या होता है, आपके पास बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के, आपको अगर वो सारी चीज़ें क्लियर है, जैसे कि ऑब्बो प्रिंसिपल था, n+l रूल था एंड सो ऑन, ये चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। अगर आपको वो क्लियर है तो आपको यहाँ पर चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर नहीं क्लियर ये टॉपिक्स तो आप पहले जाएं, मेरा लेक्चर मौजूद है चैप्टर 3 का, वहाँ जाके उसको पढ़ें, अटेंड करें और फिर दोबारा यहाँ से स्टार्ट करें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आपके एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इट प्रोवाइड्स अ साउंड फंडामेंटल बेसिस टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि आपके एलिमेंट्स जो क्लासिफाई किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये एक ठोस सबूत भी देती है और बिल्कुल परफेक्टली साउंड भी करती है। आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, दे चेंजेस इन अ पीरियोडिक मैनर, जैसे ही आप उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं फ्रॉम वन इनर्ट गैस टू नेक्स्ट हायर इनर्ट गैस। आपके पास एक इनर्ट गैस जैसे कि नियॉन की एग्जांपल में, उसके बाद आर्गन आता है, तो आपके पास नियॉन और आर्गन के दरमियान जो आपके एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ है ये एक पीरियोडिक मैनर में हुआ है। अब जो इनर्ट गैसेस हमारे पास हैं, दीज आर द हाईएस्ट स्टेबल गैसेस इन द पीरियोडिक टेबल। आपके पास पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा स्टेबल जो आपके एलिमेंट्स हैं वो इनर्ट गैसेस हैं, और हम उन इनर्ट गैसेस को स्टडी करने के लिए आगे फर्दर रेफरेंस के तौर पे स्टडी करते हैं, यानी आपकी जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं वो हम रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं और उनके मुताबिक फिर हम आगे फर्दर स्टडी करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड द पीरियोडिसिटी, कि आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या पीरियोडिसिटी है आपके एलिमेंट्स की। अब इस सब के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपका दैट इज ऑब्बो प्रिंसिपल, जो आपने फर्स्ट में पढ़ा था। ऑब्बो प्रिंसिपल कहते हैं कि आपके पास सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से किस ऑर्बिट में जाएगा, तो इसके लिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए चैप्टर 3 के। तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि आपके पास ऑब्बो प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी लेवल पे जाएगा, और आपकी सीक्वेंस कुछ इस तरीके से आपके एलिमेंट्स की होंगी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऑर्बिट फिल करेंगे। अभी जो हमने सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल ऊपर स्टडी की है, इसके मुताबिक आपके एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी है और इसको क्लोजली रिलेट कर सकते हैं हम इस प्रॉपर सीक्वेंस के मुताबिक। और इन तमाम सिमिलैरिटीज़ की वजह से आपके पास एक हम ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 8A एलिमेंट्स या ग्रुप 1 टू ग्रुप 8B एलिमेंट्स। हमने यहाँ पे ग्रुप्स जो डिफाइन किए
वो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेसिस पे किए हैं। और ये जो ग्रुप्स हमारे बने ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्लासिफिकेशन, दीज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये आपके रिस्पॉन्ड करते हैं सिमिलैरिटीज़ इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और आगे चल के ये आपके रिजेंबल करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में। अब ये सारे आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह होती है, इस तरीके से हम किस तरह अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं अपने ऑर्बिट्स के अंदर, ये स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से हमने ये पढ़ा, ये सारा काम अगर आपको चैप्टर 3 अच्छे से आता है तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं रिवाइज करवा रहा हूँ तो इतना डिटेल में नहीं ये पढ़ा सकता, तो आपको अपने फर्स्ट डे के लेक्चर को प्रॉपर अटेंड करना पड़ेगा। और क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया गया था इस पीरियोडिक टेबल के मुताबिक। ये पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, ये सारा पीरियोडिक टेबल आपने देखा हुआ भी है, इसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स आपको याद भी होंगे। तो जितनी भी क्लासिफिकेशन हमने की ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो आज हमारे पास इस तरीके से पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में मौजूद है। अब अगर आप MCAT या ECAT के स्टूडेंट हैं तब तो आपको ये पूरा पीरियोडिक टेबल एटलीस्ट 60% ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। इसमें से आपको 50-60 एलिमेंट्स याद होने चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सब उनके नाम, सिंबल वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, तब आपको एटलीस्ट शुरू के 20 एलिमेंट्स और जो आपके मशहूर एलिमेंट्स हैं जैसे कि आयरन, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर वगैरह, इन सब की डिटेल आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन इस तरह से की थी। अगर आप इस पीरियोडिक टेबल को फर्दर देखना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर ग्रुप ए है, बीच में यहाँ ग्रुप बी है जिसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, और ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 8A यहाँ पर मज़ीद कंटिन्यू हो रहा है। ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये हमारे पी ब्लॉक से एलिमेंट है, और ये जो नीचे अलग से सीरीज गिवन है, दिस इज़ नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस पूरे पीरियोडिक टेबल को भी हम डिटेल में आगे स्टडी करते हैं। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वैलेंस ऑर्बिट, अगर ग्रुप 1A की बात कर रहा हूँ तो NS1 है, ग्रुप 2A की बात कर रहा हूँ तो NS2 है, तो ये आपके कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी तरीके से अगर NS2 कंप्लीट हो गया, अब आपका इलेक्ट्रॉन NP1 में आएगा और NP5 या NP6 तक जाएगा, लेकिन NP5 तक हमारे पास P ब्लॉक एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और अगर NP6 हमारे पास कन्फिग्रेशन आ गई तो वो आपके पास P ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन इनर्ट एलिमेंट है, और इनर्ट एलिमेंट को हमने अपना रेफरेंस पॉइंट माना। तो यहाँ से यहाँ तक 3 से 7A एलिमेंट्स हैं, और ये आपका 8A एलिमेंट जिसको जीरो ग्रुप भी हम कहते हैं। इसी तरीके से आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है तो वो ग्रुप 3B से लेके ग्रुप 8B और 1B और 2B है। आप अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो आखिर में। तो इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स आपके एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बिटवीन में है, दरमियान में है। इसी तरीके से आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर एलिमेंट आपके पास इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा है तो वो तमाम आपके 3B के अंदर मौजूद हैं। इन एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो जो अभी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल दिखाया था जिसमें आपके एलिमेंट्स जहाँ जहाँ मौजूद थे, पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वो सारे इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेसिस पे वहाँ पर उनकी पोजीशन डिसाइड की गई है। तो जितने भी आपके पास पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रॉज हैं उसे हम पीरियड नंबर कहते हैं। तो अगर फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रॉ की बात की जा रही है तो वो पीरियड 1 है। तो जो हॉरिजॉन्टल रॉज हैं दीज आर नोन एज पीरियड्स, और जो आपके नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रॉज हैं वो पीरियड नंबर कहलाते हैं या पीरियोडिक नंबर कहलाता है। और ये पीरियड नंबर आपके पास क्वांटम नंबर के मुताबिक था जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो आपके टेबुलर अरेंजमेंट हुई हुई है वो ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रिंसिपल हुई है जिसको आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट हुई है, इसको हम क्विकली डिस्कस करेंगे। पीरियड 1 की बात हो रही है। पीरियड 1 में तमाम आपके एलिमेंट्स के शेल तक इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। उसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स आते हैं, दैट इज़ हाइड्रोजन एंड हीलियम। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरीके से। तो आउटर मोस्ट आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक शेल है वो आपके पास पीरियड नंबर कहलाता है। इस तरीके से सेकेंड पीरियड में आपके पास एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। इसके अंदर आपके सेकंड ऑर्बिट यानी 2s और 2p में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। इसके अंदर 8 एलिमेंट्स आते हैं, इसलिए इसको फर्स्ट शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। पीरियड 1 आपका शॉर्टेस्ट पीरियड है जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ सेकंड पीरियड में आपके पास 8 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर आपके पास आउटर मोस्ट शेल सेकंड शेल है, सेकंड ऑर्बिट है, इसलिए सेकंड पीरियड है। इसी तरीके से थर्ड पीरियड आपके पास एम शेल फिल करता है। इसमें भी आपके पास 8 एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसको सेकंड शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। यहाँ पर आउटर मोस्ट आपका ऑर्बिट थर्ड है, इस वजह से इसको
थर्ड पीरियड कहते हैं। और सेम यही आपके पास कंडीशन है फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन की। फोर्थ में आपके पास 18 एलिमेंट्स है, इसको फर्स्ट लॉन्ग पीरियड कहते हैं। एन शेल में ये फिल होते हैं सारे, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4 है। और आपके पास यहाँ पर फिफ्थ के अंदर सेम वही कंडीशन, ओ शेल में फिल होंगे, 18 एलिमेंट्स हैं, सेकंड लॉन्ग पीरियड कहलाता है। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट 5s है, ऑल दो आपके पास 5s के बाद 4d और 5p फिर फिल होता है, लेकिन आपके आउटर मोस्ट शेल को देखते हुए हमने पीरियड नंबर यहाँ पर डिसाइड करना होता है। पीरियड 6 और पीरियड 7 थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स एस ब्लॉक के हैं, आपके पास 10 एलिमेंट्स डी ब्लॉक के हैं और 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के हैं। यहाँ पर 6 पीरियड में आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं और उन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज को हम लेंथेनाइड्स कहते हैं। और ये आपका एक्सेप्शनल केस है जिसमें पहले 4f ऑर्बिटल फिल होता है और उसके बाद 5d फिल होना शुरू करता है। जैसे ही आपके पास एक इलेक्ट्रॉन 5d में आया, वैसे ही आपका 4 ऑर्बिटल जो है f ब्लॉक एलिमेंट का f ऑर्बिटल वो फिल होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से सेम कंडीशन यहाँ पे आपके पास 2 एलिमेंट्स s ब्लॉक के, 10 एलिमेंट्स आपके d ब्लॉक के, 14 एलिमेंट्स f ब्लॉक के। यहाँ पर आपके पास जो f ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज है उसको एक्टिनाइड्स कहा जाता है। इसके अंदर पहले f ब्लॉक एलिमेंट यानी कि 5f ऑर्बिटल फिल होगा और d आपका जो 6d ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये आपकी पूरी 7 पीरियड तक की क्लासिफिकेशन थी आपके लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की। अब आपका यहाँ पे लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक में आपसे कहा है टाइप्स ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो जो चीज़ें अभी मैंने डिस्कस की वही सारी बातें यहाँ पर हम दोबारा डिस्कस करेंगे। आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है। आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया एस, पी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स थे, तो बेसिकली उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के मुताबिक सबसे पहली कैटेगरी हमारी आती है नोबल गैसेस की, जो हमने रेफरेंस पॉइंट माना था आपके एलिमेंट्स का। तो इन पीरियोडिक टेबल नोबल गैसेस जितनी भी हैं वो एंड ऑफ ईच पीरियड पाई जाती हैं, जिसको हम जीरो ग्रुप कहते हैं। जीरो ग्रुप या 8a ग्रुप में ये आपके मौजूद होती हैं। ये जितनी भी गैसेस हैं मोस्टली दीज आर कलरलेस गैसेस अप टू सम एक्सटेंट, केमिकली अनरिएक्टिव एंड डायमैग्नेटिक। आपके पास ये केमिकली अनरिएक्टिव हैं। डायमैग्नेटिक का मतलब इनके तमाम ऑर्बिट्स फिल हैं, कोई भी इनका ऐसा ऑर्बिट नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स दो मौजूद ना हो। आपके पास ऑर्बिट स्ट्रक्चर पता है, अगर पी ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी 2 आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस ऑर्बिट में भी 2, इसमें भी 2, तमाम इनके ऑर्बिट्स फिल हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जिसके तमाम शेल्स, तमाम ऑर्बिट्स फिल हों, उन्हें हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। और क्योंकि ये स्टेबल गैसेज हैं इसलिए ये केमिकली अनरिएक्टिव हैं। और जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिसमें आपके पास ये स्टेटमेंट अचीव हो जाए, यानी कि आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट में जो भी आपके पास पी ऑर्बिटल है उसमें तमाम एलिमेंट्स फिल हों, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम एक्सेप्शनली स्टेबल मानते हैं और ये स्टेबल आपकी नोबल गैसेज हैं। और आपकी जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, आप क्या करते हैं, आप जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एनर्जी लेवल कोई ना कोई होता है, उसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, एक डायग्राम आती है। तो उस एनर्जी लेवल डायग्राम में जितनी भी डिसकंटिन्यूटीज़ हैं आफ्टर दीज कन्फिग्रेशन हमें वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं हर एलिमेंट्स के लिहाज से। फिर हम एक रेफरेंस बना देते हैं। तो ये तभी आपको समझ आएगी बात जब आप एनर्जी लेवल डायग्राम को स्टडी करेंगे। आपने अभी किताब के मुताबिक नहीं पढ़ा तो अभी इस पॉइंट को आप ना भी समझें, कोई मसला नहीं है। अब जितनी भी नोबल गैसेज हैं एक्सेप्ट हीलियम, तमाम की तमाम नोबल गैसेज की जो कन्फिग्रेशन है वो NS2 और NP6 पे आती है, क्योंकि हीलियम जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो आपके पास सारे के सारे 1s के अंदर फिल हो जाते हैं। अब जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम सिवाय हीलियम और नोबल गैसेस के, वो तमाम के तमाम इनकम्प्लीट हैं, उनको आउटर मोस्ट शेल अपना कंप्लीट करना होता है। ये एलिमेंट्स ऐसे हैं हीलियम और नोबल गैसेस जिसमें आपका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। तो ये सारी डिस्कशन थी आपकी नोबल गैसेस से रिलेटेड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वो तमाम एलिमेंट्स जो सब ग्रुप ए के अंदर आते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। इनके अंदर ज़्यादा मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। और इनमें से कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो पैरामैग्नेटिक हैं, कुछ आपके डायमैग्नेटिक हैं। डायमैग्नेटिक अभी मैंने जिक्र किया कि ऐसे एलिमेंट जिसके तमाम ऑर्बिटल्स फिल होते हैं। पैरामैग्नेट जिसके अंदर कोई एक ऑर्बिट इनकम्प्लीट होता है, यानी 2 की जगह 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और इनमें ये भी एक बात आती है कि आपके मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे डायमैग्नेटिक उस मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं और ये पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स उस मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं।
अब हम बात कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपके पास तमाम एलिमेंट्स वो जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है ns ऑर्बिट के अंदर। ये अगर इस ऑर्बिटल के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है और इसमें फिल हो रहा है तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स को आप कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आपके पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं दे बिलोंग टू एस ब्लॉक एलिमेंट। और आपके जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से ns1 से लेके ns2 तक ये फिल होते हैं, वेयर n इज द पीरियड नंबर और आपके पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी एलिमेंट के पीरियड नंबर को। और नेक्स्ट आपका है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो तमाम एलिमेंट जिसके अंदर p ऑर्बिटल फिल होता है। आपके पास तमाम के तमाम एलिमेंट्स p ब्लॉक के अंदर जाके अगर फिल हो रहे हैं तो ऐसे एलिमेंट्स को आप p ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं 3A से लेके 8A तक। 8A को हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। तो ये तमाम एलिमेंट्स आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। पीछे मैंने आपसे टेबल में ये सारी बातें डिस्कस की हुई हैं। और आपके जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से कि आपके पास ns इस जो आपके पास ns ऑर्बिटल है उसमें आपके तमाम इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं, ये कंप्लीट हो जाता है और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो p ऑर्बिटल में जाके फिल होना शुरू हो जाते हैं। तो np1 से लेके np6 तक ये एग्जिस्ट करते हैं, फिल होते रहते हैं। अब चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ। थर्ड टाइप में आपसे कहा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ये तमाम ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये आपके फिल होता है डी ऑर्बिटल के अंदर। और इन डी एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से, पहले आपका एस ऑर्बिटल फिल हो जाएगा, उसके बाद डी ऑर्बिटल को ये फिल करना शुरू करेंगे और आपके पास टोटल 4 सीरीज हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जिसमें से फोर्थ इनकम्प्लीट है। और नेक्स्ट आपका है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी इसी तरीके से इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं और ऐसे एलिमेंट्स जिनमें आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट में, बाकी सारे में फिल हो या ना हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ ऑर्बिटल में फिल हो रहा है तो वो कहलाएंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कुछ इस तरीके से, आपके बाकी ऑर्बिटल्स फिल हो जाएंगे ऑलमोस्ट, लेकिन आपका डी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आएगा और बाकी इलेक्ट्रॉन्स फिल होना शुरू होंगे एफ ऑर्बिटल के अंदर। तो इस तरह के एलिमेंट्स को आप कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सारी आपकी क्लासिफिकेशन थी, ये सारी आपकी थ्योरी थी इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमने आज डिस्कस कर ली। छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा जल्दी आपका डिस्कस हो गया। उम्मीद है यहाँ तक जितनी भी बातें की होगी वो आपको क्लियर हो गई होंगी। क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, डिटेल स्टडी यहाँ पर हम नहीं कर रहे, फिर भी मैंने कोशिश की है कि तमाम कॉन्सेप्चुअल पॉइंट यहाँ पर मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूँ। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।